नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 अप्रैल है बेसिकली, और बिहार पीसीएस का जो पेपर है वो अगले महीने ही है, 8 मई को। सभी लोग जानते होंगे कि 8 मई को पेपर है बीपीएससी का। और बीपीएससी में जो अगर साइंस का अगर बारे में बात की जाए, साइंस पे कितने टॉपिक जो बात है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो देखिए मिनिमम अगर कोई क्वेश्चन पूछे कितने आते हैं तो 20 क्वेश्चन आता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर बात करें तो कभी कभी 25 से 28 क्वेश्चन भी पहुंच जाता है। ठीक है, 25 से लेकर 28 क्वेश्चन पहुंच जाता है। 20 क्वेश्चन तो एकदम मिनिमम होता है, जो एकदम न्यूनतम से न्यूनतम अगर कोई पेपर उठा के 56 से लगाए अभी तक देख लीजिए, 66 तक 20 क्वेश्चन एकदम मिनिमम होते हैं। उसके आगे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें। और आज साइंस का चूंकि इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन अगर किसी ने सही से पढ़ लिया तो 20 में 20 सही कर सकता है। और बीपीएससी की परीक्षा में मुझे जहाँ तक लगता है कि बीपीएससी में अगर किसी ने करंट, जैसे करंट युक्ति आईएएस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, करंट अगर आपने कर लिया प्लस आपने साइंस पढ़ लिया तो 30 और 20 50 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। सीसेट चल ही रहा है, 10 क्वेश्चन तो खैर मैथ और रीजनिंग के आते हैं, प्लस बीपीएससी स्पेशल है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है। जितना दिया जा रहा है अगर उतना ही अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई कट ऑफ से 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आप लोग आएंगे। साइंस इंपॉर्टेंट है, और लड़के अमूमन गलती भी करते हैं जो साइंस बैकग्राउंड जिनका नहीं होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन के एक महत्वपूर्ण सेट पे, साइंस का। अब स्टार्ट इसको भी किया जा रहा है, आज से शुरुआत किया जा रहा है साइंस का। तो 20 क्वेश्चन का सेट होगा और उसी में से जो ऑप्शंस होंगे वो आप लोग को बताना होगा, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं जनरल साइंस क्वेश्चंस, बेस्ट एनसीईआरटी, लूसेंट और जनरल साइंस सारा का मिक्सअप लिया गया है। और जनरल साइंस में क्विज है, युक्ति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है। ये टेलीग्राम का लिंक है युक्ति आईएएस का। थोड़ा सा इसके बारे में, युक्ति आईएएस के बारे में बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे, ये टेलीग्राम का लिंक है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। अगर किसी को अभी भी लगता है कि भाई पेपर आने वाला है, और टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी पेपर में होता है ना, वो जो एक्चुअल फिगर जो पेपर का होता है, वो इन्वायरमेंट मिलना बड़ा जरूरी होता है परीक्षा के पहले। अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट कि अगर बिहार पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन अगर संस्था के द्वारा पूछा जा रहा है, तो इससे आपका एक अनुमान मिल जाता है कि भाई हम इस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या मॉडरेट है, या हल्के क्वेश्चन है, या टफ क्वेश्चंस है, तो कितने क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ। सपोज किसी के मान लीजिए 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं 150 में, तो एटलीस्ट उसको पता है कि 110 का टॉप जाने वाला अगर है, पिछली बार की जो बात किया गया था, तो उसको कम से कम 30 क्वेश्चन कैसे सही करना है, किस पोर्शन में वो कमी कर रहा है, करंट में कमी है, या हिस्ट्री में कमी है, या पॉलिटी में कमी है, या तो ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलता है टेस्ट के द्वारा। टेस्ट आप देंगे, आपको बहुत सी चीज़ें नया सीखने को मिलेगा, नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज का एक बहुत बड़ा रोल है। जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट देने से ही आपकी गलतियों को उजागर होगा। नहीं तो 1 साल 2 साल 3 साल निकलते चला जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इस बार प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो फिर 1-1.5 साल बैठेंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स का फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर पेपर होगा, फिर टेस्ट डेट बदलेंगे, तो कई सी चीज़ें समस्या आती हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट भी देते रहिए, लगातार टेस्ट दीजिए। जितना ज़्यादा टेस्ट से अपीयर्ड रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। टेस्ट दीजिए, चाहे वो किसी भी की भी तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, सबके लिए नियम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी के नियम है, सबके लिए है। और सारा टेस्ट युक्ति आईएएस के ऐप पे अवेलेबल है। आप कोई भी माध्यम से, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश, कोई माध्यम से तैयारी आप करते हो, बेसिकली 2 ही भाषा है जो लोग अमूमन करते भी हैं। तो सारा टेस्ट उपलब्ध है और आप ऐप पे जाकर टेस्ट को ले सकते हैं। यूपीएससी का भी टेस्ट है, क्योंकि 5 जून को पेपर है यूपीएससी का भी, संघ लोक सेवा आयोग का। यूपी पीसीएस का भी 12 जो जून है उस पेपर होने वाला है, क्योंकि अब मई और जून में लगातार पेपर होने वाले हैं। और बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज लगातार सक्सेसफुल चल रहा है। जिनको भी अभी भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी तैयारी करनी है, मुश्किल से 30-35 दिन बचे हुए हैं। लूसेंट का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, 20 क्वेश्चन का सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा। एक बार पेपर दे के देखिए आप लोग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस क्वेश्चन सेट नंबर 2 है ये, और ये 20 क्वेश्चन का सेट है जो मेरे द्वारा सर्विस में प्रोवाइड कराया जाएगा लगातार साइंस का। तो चलिए सबसे पहला 21वां क्वेश्चन, क्योंकि 20 ऑलरेडी हो चुका है, और 21वां जो है इंपॉर्टेंट सीरीज का जो क्वेश्चंस है उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन 21 उठाया गया है, कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाला या होने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है नियान, ऑप्शन बी है रेडान, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है हीलियम, और ऑप्शन ई जो है, जो बिहार में जो चलता है ऑप्शन,
उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेडान। यानी कि कैंसर में जो उपचार में जो कैंसर के रोगी होते हैं उनके उपचार में उपयोग होने वाली जो गैस है उस गैस का नाम है रेडान, ऑप्शन बी। क्यों है भाई कि कैंसर के इलाज के लिए रेडान गैस का उपयोग किया जाता है। रेडान गैस बेसिकली क्या है, एक रेडियोधर्मी, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन उत्कृष्ट गैस होती है। और गैस का गलनांक जो अगर हम बात करें तो 202 केल्विन में और -71 डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें तो -71 डिग्री सेल्सियस में, -96 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तथा इसका क्वथनांक जो है 211.5 केल्विन होता है। इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, मान लीजिए रेडान के बारे में, तो चलिए मालूम हो गया कि कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली जो गैस है उस गैस का नाम है रेडान। कौन सी गैस है, रेडान वो गैस है। ये कैंसर के उपचार में जो रोगी होते हैं उनके इलाज में इस गैस का प्रयोग किया जाता है, रेडान गैस का। रेडान गैस के अगर बारे में इसके गुणधर्म के बारे में बात करें तो रेडियोधर्मी क्या होता है, गैस क्या होता है, एक रेडियोधर्मी। ये जितने भी शब्द लिखाए गए हैं इसमें बताए गए हैं, इसको याद रखिएगा, पेपर में यहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछता भी है। गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन उत्कृष्ट गैस होता है। अगर मान लीजिए इसका गलनांक कभी पूछे तो 202 केल्विन में और इसका क्वथनांक पूछे तो 211.5 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये 21वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह आंसर है रेडान। ठीक है, रेडान के बारे में जो इसका मेन एक्सट्रीम था, रेडान क्या है, एक रेडियोधर्मी, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जो है उत्कृष्ट गैस है जिसका गलनांक जो होता है 202 केल्विन होता है और उसका क्वथनांक होता है 211.5 केल्विन होता है। तो इसको याद रखिएगा, कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली जो उत्कृष्ट गैस है उसका नाम है रेडान। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 22वां क्वेश्चन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज निम्नलिखित में पाया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस अमूमन देखने को मिलते हैं। मोनेजाइट बालू निम्नलिखित में से कौन सा खनिज निम्नलिखित में से पाया जाता है मोनेजाइट बालू में। ऑप्शन ए है थोरियम, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज निम्नलिखित में से पाया जाता है, उस खनिज का नाम है ऑप्शन ए जिसका नाम है थोरियम, जिसे TH इसका सिंबल है, थोरियम। तो मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम बालू खनिज पाया जाता है। बालू का खनन करने के पश्चात प्राप्त मोनेजाइट बालू में थोरियम नामक एक खनिज पाया जाता है। बेसिकली मोनेजाइट एक भूरे रंग का क्रिस्टली खनिज होता है जिसमें सीरियम, लैंथनम और अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्व या थोरियम शामिल होते हैं। तो मोनेजाइट बालू में देखिए सारा भी दिया है, सीरियम हुआ, लैंथनम हुआ, थोरियम हुआ, सभी इसमें शामिल होते हैं। मोनेजाइट आमतौर पर छोटे पृथक क्रिस्टल या अनाज में होता है जो अपचय के लिए प्रतिरोधी होते हैं और मेजबान चट्टान से मिट्टी और तलछट में केंद्रित हो जाते हैं। यूरेनियम और थोरियम बहुत रेडियोधर्मी रेडियोएक्टिव होते हैं और उन्हें अल्फा 6 से मोनेजाइट में ही हीलियम गैस पैदा की जा सकती है तथा मोनेजाइट को गर्म करने पर निकाली जा सकती है। तो ये जो बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो एक्स्ट्रा है। इस क्वेश्चन का तो चलिए सही आंसर आपका थोरियम था। थोरियम के बारे में जो कहा गया कि थोरियम जो है बेसिकली ये मोनेजाइट बालू एक क्रिस्टली खनिज होता है जिसमें सेरिडियम, लैंथनम और थोरियम शामिल होते हैं। मोनेजाइट आमतौर पर एक छोटे प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल प्रकार के होते हैं, अनाज में होता है जो अपचय के लिए प्रतिरोधी होते हैं और मेजबान चट्टान से मिट्टी और तलछट में केंद्रित हो जाते हैं। यूरेनियम और थोरियम बहुत रेडियो एक्टिव होते हैं, उनके अल्फा 6 से मोनेजाइट में हीलियम पैदा होता है की जा सकती है, तो मोनेजाइट को गर्म करने के निकाली जा सकती है। बी का जो दूसरे का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम को अलग करना किस बल को निर्देशित करता है। बचपन में आप लोग पढ़ते भी होंगे साइंस में कि दूध से दही बन सकती है, दही से दूध कैसे बनाओगे। ठीक है, तो दूध से क्रीम को अलग करना किस को निर्देशित करता है, क्या वो अभिकेंद्री बल को निर्देशित करता है, क्या वो उत्प्लावन बल को निर्देशित करता है, क्या वो चुंबकीय बल को निर्देशित करता है, क्या यह अपकेंद्री बल को निर्देशित करता है। तो दूध से क्रीम को अलग करना किस बल को निर्देशित करता है, तो वो बल है अपकेंद्री बल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही है। तो दूध से क्रीम को अलग करना किस बल को निर्देशित करता है, अपकेंद्री बल को निर्देशित करता है। चलिए बात करते हैं अपकेंद्री बल के बारे में। अपकेंद्री बल एक जड़त्वीय बल है जो
वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यह कल्पित बल फिक्सिशियस फोर्स होता है, वास्तव में नहीं होता है। यह बल बाहर की तरफ लगता है, यानी कि जो आपका दूर से अभी जो अपकेंद्री बल होता है वह केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। तो अपकेंद्री बल क्या है? बेसिकली एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर गति करती हुई वस्तुओं की गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगा हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में एक कल्पित बल होता है, मतलब कल्पित बल होता है, वास्तविक नहीं होता है, और यह बल हमेशा बाहर की तरफ लगता है। तो इसका जो सही आंसर है 23 है, यहाँ पर 33 लिख दिया गया है। बेसिकली यहाँ देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए ये सर्किल के बाहर ये हमेशा लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यह फिजिकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहाँ पर एफ क्या है? फोर्स है, एम क्या है? द्रव्यमान है, मास है, वी इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू आर होता है यहाँ पर, और वी इक्वल टू देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वी इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू आर स्क्वायर आर होता है। देखिए द पाथ ऑफ इनर्शिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल बाहर, यानी कि सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ होता है केंद्र के, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो अगर किसी को फिगर देखना हो तो फिगर आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे घूम रहा है। तो यही जो है यहाँ पर देखिए ये सेंटर है, इससे बाहर जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है सेंट्रीपिटल हो रहा है, और पाथ ऑफ इनर्शिया हमेशा बाहर की तरफ होता है, जो मैं आप लोग को बता रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति 75 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा है, अच्छी बात है, तो उसे अधिक दूरी पर देखने के लिए कितने डायऑप्टर का लेंस लगाना होगा बताइए। अब पढ़ के गए फिजिक्स, पूछ दिया मैथ मिला के, तो कैसे पता चलेगा? तो कोई ना कोई इसका रूल होगा। तो चलिए हम रूल पे बात करेंगे। 1.4D, 1.5, 1.33D, 1.6D, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है, बस एक फार्मूला अगर किसी को याद होगा, और ये मजे की बात है कि लोअर पीसीएस का भी मेंस का पेपर अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिला था। अगर किसी को ये फार्मूला सिर्फ पता होना, पी क्या है, P इक्वल टू 1/f दिया हुआ है। यहाँ पर P का मतलब, P तो चलिए f है, और कोई व्यक्ति कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चलिए सेंटीमीटर आपका, अगर सेंटीमीटर 75 है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.75 मीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर 0.75 मीटर हो जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा। इसको ऊपर 100 से, नीचे 100 से करोगे तो 100/75 हो जाएगा। इसको लगातार काटिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 4 से काटेंगे 1.33D, इसका आंसर आ जाएगा। तो बस ये फोकस याद, ये फार्मूला याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। यदि f क्या है, फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता p हो, तो p क्या होगा? p इक्वल टू 1/f होगा। जो दिया हुआ हो उसको रेसिप्रोकल कीजिए, 175 हो गया। चूंकि सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये 100 ऊपर जाएगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा 100/75। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 1.33 इसका डॉपेटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसके क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या क्वेश्चन पूछा है, जब किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसके क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा, या दोनों, घटेगा बढ़ेगा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अरे भाई अभी मैं बताया हूं, जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। और बताइए इसको अगर किसी को फार्मूला अगर पता हो, P इक्वल टू 1/f, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जब किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी, मान लीजिए लेंस की फोकस दूरी को चलिए बढ़ा दीजिए, या P इक्वल टू K, या P इक्वल टू K/P। अब बताइए ये बढ़ा तो ये क्या होगा, घटेगा ही ना। तो फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसके क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षमता क्या होगा, घटेगा। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। यदि f फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता p हो तो p इक्वल टू 1/f, जहां f क्या होता है, मीटर में होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया 75 वाले में। तो ऐसे भी क्वेश्चन अमूमन आपको देखने को मिलते हैं। अब बताओ ये साइंस का क्वेश्चन है, अगर सच जिसने कर लिया उसका तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? बचपन से आप लोग पढ़ते होंगे पेंसिल के बारे में, पेंसिया का पेंसिल और बहुत सारे पेंसिल्स ऐसे हैं जो आप लोग यूज भी करते होंगे, नटराज का पेंसिल। और पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है ये आप लोग बताइए। अगर आप लोग, सभी लोगों ने पेंसिल बचपन में चलाया होगा कखारा लिखने के लिए। सिलिकॉन, ग्रेफाइट, चारकोल, चूना पत्थर। चूना में चूंकि बड़ा वो होता है यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जाहिर सी बात है
पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी सही होगा। यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हुआ है, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि पेंसिल में ग्रेफाइट, आंसर इसका बी है। ग्रेफाइट चूंकि जिसे हम ब्लैक लेड भी कहा जाता है, कार्बन युक्त खनिज होता है। ग्रेफाइट में एक स्तरित्र संरचना होती है जिसे में व्यापक रूप से दूरी वाली क्षैतिज चादरों में व्यवस्थित 6 कार्बन परमाणुओं के छल्ले होते हैं। ग्रेफाइट इस प्रकार हेक्सागोनल प्रणाली में क्रिस्टलीकृत होता है और उसी तत्व के विपरीत जो ऑक्साहेड्रल या टेट्राहेड्रल सिस्टम में हीरे के रूप में क्या होता है? क्रिस्टलीकृत होता है। इस तरह के मंदक जोड़े आमतौर पर अपने भौतिक गुणों में समान होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट काले गहरे भूरे रंग के लिए है, अपारदर्शी और बहुत नरम होता है, जबकि हीरा रंगहीन और पारदर्शी हो सकता है और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। तो ये भी इसको याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज जिसको होगा या कंप्यूटर जो चलाता होगा तो थोड़ा क्वेश्चन उससे भी आते हैं। 1 मेगाबाइट निम्नलिखित में से किसके निरूपित करता है? तो एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, उसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? ऑप्शन ए है 1024 जीबी, ऑप्शन बी है 1024 केबी, ऑप्शन सी है सिर्फ बी, ऑप्शन डी है 1000 केबी। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है 1 किलोबाइट, केबी का मतलब किलोबाइट होता है, जीबी का मतलब होता है, केबी का मतलब होता है किलोबाइट। लिख दे रहा हूं यहां पर, लिख लीजिएगा आप लोग, किलोबाइट। अब यहां पे देखिए 1 केबी जो होता है निरूपित करता है 1024 बाइट को, BYT बाइट, ठीक है, BYT है। 1 MB जो होता है वो 1024 केबी के बराबर होता है। 1 GB जो डेटा मिलता है, आप लोग 1.5 GB जो डेटा यूज करते हैं, 1024 MB के बराबर होता है। और 1 टेराबाइट जो होता है 1024 GB के बराबर होता है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, पूरे जीवन में काम देगा, ठीक है। इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, पूरे जीवन में काम होगा। यानी कि सबसे छोटा 1 किलोबाइट देखिए यहाँ पर हो रहा है, और सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो GB हो रहा है 1000 या टेराबाइट। यानी कि किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। याद रखिएगा KMGT, कृष्ण मुरारी गोरखपुर थे। याद रखिए, ऐसे भी याद रख लीजिएगा, के से कृष्ण, यम से मुरारी, जी से गोरखपुर, टी से थे। कृष्ण मुरारी गोरखपुर थे, कन्हैया मिश्रा गोरखपुर थे। ऐसे याद रख लीजिए, कुछ भी याद रख लीजिए, बस याद होना चाहिए कि पहले किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट होता है। और देखिए जैसे ही यहाँ पर आते हैं, फिर देखिए 1 MB जो होता है 1024, देखिए यहाँ पर आ जाता है, किलोबाइट पे आता है। 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है, और 1 टेराबाइट जो होता है 1024 GB के बराबर होता है। तो ये फार्मूला रखिएगा, कृष्ण मिश्रा गोरखपुर थे। याद रखिए, ऐसे ही बनाने के लिए बस है। 1 मेगाबाइट क्या हो जाएगा? 1024 KB। इस फार्मूला को याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? बताइए। बचपन से पढ़ते होंगे कि रेटिनॉल के कारण, या पैराडॉक्सिन के कारण, थायमिन के कारण, कैल्सिफेरॉल के कारण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो विटामिन B1 पढ़ते होंगे ना, बेरी बेरी रोग। तो विटामिन B1 जो होता है बेसिकली थायमिन के कारण होता है। बेरी बेरी जो रोग होता है किस विटामिन के कारण होता है? थायमिन नामक विटामिन जो कारण होता है। विटामिन B1 एक विटामिन होता है। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम जो होता है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये बेसिकली B1 बेरी बेरी जो है ना, B1 हमेशा पेपर में पूछता भी है, और इसका वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। वयस्कों को प्रतिदिन विटामिन B1 की 1 मिलीग्राम मात्रा आवश्यक होती है, जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं। गर्भवती स्त्रियों को संपूर्ण काल तक विटामिन B1 की 5 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक होने पर विटामिन B1 जो है मूत्र से बाहर हो जाता है, यूरिन के रास्ता बाहर हो जाता है। आयु बढ़ने के लिए विटामिन B1 का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
तो देखो जितना भी मैं यहाँ पर डेटा आप लोग को दिया हूँ, ये सारा डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अमूमन परीक्षा में ये सारा जितना पूछ रहा हूँ विटामिन बी वन से रिलेटेड वो एक ही जगह दे दिया हूँ, परीक्षा में खूब क्वेश्चन इससे पूछता है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। विटामिन बी वन जो मैंने क्वेश्चन कहा, इसका अगर कोई पूछे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी वन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। याद रखिएगा विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। वयस्क व्यक्ति को कितना चाहिए? 1 मिलीग्राम मात्रा इसकी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कितना चाहिए? संपूर्ण काल तक विटामिन की 5 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक विटामिन हो जाता है तो क्या होता है? मूत्र के रास्ते बाहर चला जाता है। आयु बढ़ने के लिए विटामिन बी वन का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है बढ़ाने के लिए। और विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो जितना भी डेटा यहाँ पर दिया जाता है यूपीएस के द्वारा, बेटा इसको एकदम स्पेशली पढ़िए आप लोग, क्योंकि देखिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। अभी तो शुक्र मनाई कि बेरी बेरी पूछा, तो चलिए इसका वैज्ञानिक नाम किसी को पता होगा, थायमिन जो होता है, चलिए हाइड्रोक्लोराइड होता है, वो करके तो चला आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा डिटेल पूछ दे, भाई गर्भवती महिलाओं क्या चाहिए, आयु बढ़ने से क्या होगा, या आयु बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विटामिन बी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसका वयस्कों को प्रतिदिन कितना चाहिए, महिलाओं गर्भवती महिलाओं को कितना चाहिए, तो ये सारा डेटा जो दिया जा रहा है उसको पढ़िएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 29 क्वेश्चन। मिनी माता रोग शरीर में किसकी अधिकता के कारण होता है? मिनी माता रोग आप बचपन में सुनते भी होंगे, इनको मिनी माता रोग हो गया है, किस की अधिकता के कारण होता है? शरीर में अगर मिनी माता रोग हो जाता है तो किसकी अधिकता के कारण होता है? पारा के, लोहा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बेसिकली जो मिनी माता रोग शरीर में होता है वो पारा की कमी के कारण होता है और परीक्षाओं में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए जो है बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं मिनी माता रोग के बारे में। जापान में मिनीमाता नामक स्थान पर हुई एक दुर्घटना ने सारे विश्व का ध्यान धातु प्रदूषण की ओर आकर्षित किया। यह दुर्घटना एक रासायनिक कारखाने की वजह से हुई थी जो अपने अपशिष्ट पदार्थों को मिनीमाता की खाड़ी में फेंक देता था और इसी के नाम पे इसका मिनीमाता रोग हो गया। इन पदार्थों में पारे माने मरकरी के लवण बहुत ज्यादा पाए जाते थे, प्रमुखता से पाए जाते थे। इससे खाड़ी का पानी प्रदूषित हो गया और पारे के लवणों का खाड़ी की मछलियां विषैली हो गई, और जो मछलियां विषैली हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा भाई? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो जापान में कारखाने में घटना हुई, जो अपशिष्ट थे वो नदी में चले गए, नदी में मछली रहती है, मछली विषैली हो गई, उसके बाद जो खाएगा उसका क्या होगा? देखिए, जब मछलियां इस जल में जाती हैं तो वे अधिक पारायुक्त चारा खाती हैं। जिस मछली में प्रति किलो भार पर 1 मिलीग्राम से अधिक पारा रहता है वह खाने के लायक ही नहीं रहती हैं। पारा से संबंधित मिनीमाता कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 2013 में अंगीकृत किया गया था। भारत मिनीमाता कन्वेंशन का पक्षकार देश वर्ष 2018 में बना था और 2025 तक पारा और उसके यौगिक से बने उत्पादों के उपयोग छूट के साथ कन्वेंशन में शामिल भी है भारत। मिनीमाता अभी समय देखिए कहाँ कहाँ हुआ है। जेनेवा में 2017 में हुआ है, फिर जेनेवा में 2018 में हुआ है, फिर जेनेवा में 2019 में हुआ है, और बाली इंडोनेशिया, बाली जो घूमने लोग जाते हैं 2022 में मिनीमाता अभी समय होने वाला है। तो जितना भी चीजें आपको बताया जा रहा है, बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता जापान आखिर मिनीमाता शहर है कहाँ पे, कहाँ पर ये है, तो ये जापान में है। एक दुर्घटना घटी कारखाने में जिसकी वजह से जितने अपशिष्ट थे पहुंच गए नदी में, वहां पर मछली, और वो मछली खाने लायक नहीं। तो जितना भी बता रहा हूं, भारत कब इसका सदस्य बना, इसका पक्षकार कब बना? 2018 में, और 2025 तक मिनीमाता कन्वेंशन जो मैंने कहा यहां पर 2025 तक भारत जो है पारा और उसके यौगिकों से बने उत्पादों के उपयोग छूट के साथ कन्वेंशन में शामिल है। मिनीमाता विषय में समय समय पर कब हुआ है? देखिए, जनेवा 17 में, 18 में, 19 में हुआ, बाली में 2022 में होगा। तो इस डेटा को याद रखिएगा। मैं सारा डेटा दे रहा हूँ, करंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इसलिए मिनीमाता रोग तो बेसिकली चलिए पारा की अधिकता कारण होता है, लेकिन कन्वेंशन जो है बेसिकली वो कन्वेंशन का क्या महत्व है, ये कन्वेंशन जितना भी है मैंने आप लोग को बता दिया, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? अगला 30वां क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है शरीर के किस भाग में स्थित होती है? आपके हृदय में होती है, आपके उदर में होती है, मस्तिष्क में होती है, पैर में होती है, कहां पर होती है? एड्रिनल ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि बेसिकली जो हमारा उदर होता है वहीं पर होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल ही सही दिया गया है। देखिए यहां पर
बेसिकली जो एड्रिनल ग्रंथि है उसको हम सुप्रानेल ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स जो दिया हुआ है यहाँ पर फोटो को मांग से, ये देखिए ये हमारा मेडुला होता है, ये कार्टेज होता है, देखिए कार्टेज है, ये देखिए यहाँ पर कैप्सूल्स होते हैं, यहाँ पर देखिए क्या राइट एड्रिनल ग्लैंड है, राइट एड्रिनल ग्रंथि जिसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए लेफ्ट एड्रिनल ग्रंथ है। भाई फिगर आप लोग उधर बैठे हैं ना, तो आपका लेफ्ट हमारा राइट, हमारा राइट आपका लेफ्ट, ऐसे याद रखिएगा। ये देखिए राइट किडनी है यहाँ पर देखिए लेफ्ट हमारी किडनी है, मैंने हमारी नहीं सबकी ऐसी होती है। तो यहाँ पर क्या है, बीच में मेडुला है और बाहर जो है कार्टेक्स है, ये कैप्सूल है, ये लेफ्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड है या राइट एड्रिनल ग्रंथ है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। अब देखिए एड्रिनल ग्रंथि को बेसिकली हम सुपारेनल ग्रंथि भी कहा जाता है। यह तिकोने आकार की ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित भी होती है। इस ग्रंथि का काम तनाव को नियंत्रित करना होता है, जो स्ट्रेस होता है उसको नियंत्रित करना इसका काम होता है एड्रिनल ग्रंथि का। यानी एड्रिनल ग्रंथि में किसी भी प्रकार की परेशानी आने का अर्थ है इससे आपकी सेहत को काफी गहरा नुकसान हो सकता है। सोच लो क्या होगा, झटके पे झटका मिलता है। इसके साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड जिसे अधिवृक्क ग्रंथि केशिकारुजी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके साथ ही साथ जो हमारा गुर्दा होता है, किडनी होता है कि ऊपर यह स्थित होता भी है, तो इसको भी आप लोग याद देखिएगा। देखिए राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, इसी के ऊपर देखिए यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि पाई जा रही है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, मैं डेटा दे रहा हूँ, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आप लोगों के पास पूरा डेटा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। चलिए, जर्मन सिल्वर में कौन से तत्व होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व होते हैं? जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में देखिए आपका कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, निकिल भी होता है। तो याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, निकिल निकिल जो होता है तीनों होता है। तो जर्मन सिल्वर बेसिकली तांबे का एक मिश्र धातु होता है जिसमें निकिल और प्रायः जस्ता मिलता है। और जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। याद रखिएगा 60% जो तांबा होता है, 20% निकेल होता है, 20% जस्ता होता है। तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व होते हैं? जर्मन सिल्वर तांबे का एक मिश्र धातु होता है जिसमें निकेल और प्रायः जस्ता मिला होता है। जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। ये रहा आपका 31 क्वेश्चन। अगला चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? अब बताइए। पूछा सल्फ्यूरिक अम्ल पेस्मर विधि, लेब्लाक प्रक्रम, हाबर प्रक्रम, संपर्क विधि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक अब संपर्क विधि द्वारा प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, ठीक है, वो किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? संपर्क विधि द्वारा प्राप्त होता है। संपर्क विधि किसे कहते हैं? जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की यह एक विधि है। इस विधि के अन्य प्रचलित विधियों जैसे चैम्बर विधि, लैड चैम्बर विधि का स्थान भी ले लिया है। इस विधि में गर्म उत्प्रेरक में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को प्रभावित किया जाता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है बेसिकली। फिर यह सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 33। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस या राना टाइग्रीना, मस्का डोमेस्टिका, बोस इंडेक्स या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है रानी टाइग्रीना। रानी टाइग्रीना जो है मेढक का रासायनिक यानी वैज्ञानिक नाम होता है, सॉरी साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो रानी टाइग्रीना होता है मेढक का। रानी टाइग्रीना को वास्तव में एक अलग जींस में फिर से वर्गीकृत किया गया है। अब इसे हाइपोबैट्राचेट टाइग्रिनिस के नाम से भी जाना जाता है। जानवर का सामान्य नाम इंडियन बुल फ्रॉग है। किसी भी प्रजाति का वैज्ञानिक नाम 2 भागों वाला नाम होता है जिसे द्विपद कहा जाता है। पहला भाग जो होता है जिसमें सामान्य नाम कहा जाता है उस जिन्स का नाम जिससे जानवर संबंधित होता है। राणा शब्द ग्रीक शब्द से आया जिसका अर्थ होता है मेढक। तो इसमें राणा जो दिखा है टाइग्रीना, उसमें राणा शब्द क्या होता है? एक ग्रीक शब्द होता है। ठीक है, राणा टाइग्रीना में राणा शब्द ग्रीक शब्द होता है जिसका समान अर्थ होता है मेढक होता है। दूसरा जो भाग होता है जो टाइग्रीना वाला, विशिष्ट नाम कहा जाता है और यह प्रजातियों का नाम होता है। नाम का दूसरा भाग हमेशा छोटा होता है जबकि समान नाम हमेशा बड़े अक्षरों में होता है।
लैटिन भाषा में टाइग्रिना का अर्थ होता है बाघ जैसा, तो पूरा नाम राणा टाइग्रिना ग्रीक और लैटिन का एक संयोजन, इसका अर्थ है टाइगर लाइक फ्रॉग। हाल ही में सामान्य नाम होप्लोबैट्रस ग्रीक अर्थात सिल्ड और मेढक है, जबकि टाइग्रिनस लैटिन है जिसे पहले के नाम से उसे बाघ की तरह का एक अलग रूप है। संक्षेप में राणा टाइग्रिना ग्रीक और लैटिन का मिश्रण होता है और इसका अर्थ है बाघ जैसा मेढक। नए द्विपद में इसका अर्थ होता है बाघ धारीदार ढाल मेढक। बेसिकली आप लोग नाम जानिए आप लोग मेढक का वैज्ञानिक नाम, बाकी ये कौन से शब्द है इतना नहीं पूछता है, बस बता दिया गया है आप लोगों को। जानवरों का सामान्य नाम इंडियन बुलफ्रॉग होता है, ये भी याद रखिएगा, और मेढक का जो वैज्ञानिक नाम जो है राणा टाइग्रिना होता है। अगला क्वेश्चन है फलों के अध्ययन करने की शाखा को क्या कहा जाता है? जैसे फूल है वैसे फल है, तो फलों के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पोमोलॉजी। बहुत परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि फलों के अध्ययन करने की शाखा को पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी इसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट सेट को देखें, सभी महत्वपूर्ण अध्ययन शैली को बेसिकली दिया भी गया है। इसके पहले जो है वो वहाँ पे सब पढ़ाया गया था, तो जाके जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो वो प्रीवियस वीडियो देख लें, पूरा डिटेल आ जाएगा कि फूलों की खेती क्या करते हैं, बीटी कल्चर क्या होता है, सारा एपी कल्चर क्या होता है, सारा बताया गया वहाँ पर। ठीक है, तो पोमोलॉजी क्या होता है? फलों के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिक, ग्रेट जोहान मेंडल, विलियम वाटसन, विलियम जॉनसन, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स जिसे आम भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो जन्मदाता है उनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल साहब। अनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों कारणों का अध्ययन अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहलाता है, मतलब एक से दूसरे में आना, ये इनहेरिटेज होता है। जो अनुवांशिक विज्ञान के अध्ययन के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था, ये भी पूछता है पेपर में। अनुवांशिकी बीमारी जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया और सिकल सेल, सीटिका फाइब्रोसिस, डीप वेन ड्रोमोसिस डीबीटी जिसे कहते हैं, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, डायबिटीज, देख लीजिए कितनी बड़ी बीमारी है डायबिटीज, डाउन सिंड्रोम, रक्तवर्णता और पार्किंस रोग, ये सारा जो रोग होता है वह अनुवांशिक बीमारी में काउंट किया जाता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। किसने दिया था? इनके पिता कौन है? फादर ऑफ अनुवांशिकी जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले इन्होंने मटर के पौधे का अध्ययन किया था, मटर के पौधे का चुनाव भी किया था। 36 क्वेश्चन, यदि माता का रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं ओ हो, अगर माता जी का ओ हो तथा पिताजी का रक्त समूह क्या हो? ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो इनके संतान में कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता है? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए चार्ट के माध्यम से अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर जो अभी बताऊंगा ओ तथा ए बी होगा। देखिए ये चार्ट याद रखिएगा, हमेशा जीवन में काम देगा। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर जो ए बी और ओ दिया गया है, ये फादर का ब्लड ग्रुप टाइप दिया गया है। क्या दिया गया है? फादर के ब्लड ग्रुप का टाइप दिया गया है। यहां पर देखिए, यहां पर जो दिया हुआ है मदर के ब्लड ग्रुप का टाइप दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो ए होगा या तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। भाई या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। अगर मदर का ए है और फादर का बी है, तो पॉसिबिलिटी या तो ए या तो बी या तो ए बी या तो ओ, टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। पेपर में देखिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा के इसमें से पूछ सकता है। आप लोग पहले फिगर देख लीजिए एक बार। फिगर आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा आप लोगों से, इरेज कर देता हूं एक बार। देखिए जैसे मैंने कहा आप लोगों से, ये है फादर के ब्लड ग्रुप, यहाँ पे जो दिया है ए बी, ये जितना भी दिया है फादर का दिया हुआ है। ये दिया है मदर का ए बी 0, सब वही लिखा हुआ है। अगर मदर का ए है, फादर का ए है, तो पॉसिबिलिटी ए या ओ हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अगर मदर का ए है, फादर का बी है, तो चारों पॉसिबिलिटी है, ए बी और ओ है। अगर मदर का ए है, फादर का ए बी है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है। अगर मदर का बी है और फादर का ओ है, सॉरी मदर का ए है, फादर का ओ है, तो देखिए पॉसिबिलिटी या तो ए होगा या तो ओ होगा। इसी तरह बी वाले केस में भी होगा। तो ये जितना केस दिया जाएगा फिगर को देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ब्लड ग्रुप और एंटीजन एंटीबॉडी देख लीजिए।
अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या बनेगा, ए बनेगा, और एंटीबॉडी क्या बनेगा, बी बनेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। इस फिगर को हमेशा जीवन में याद रखिएगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन भी ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं बनेगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, डोनर वाला, यूनिवर्सल, तो एंटीजन नहीं बनता है, एंटीबॉडी ए भी बनता है। तो इस फिगर को याद रखिएगा। कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन कितना भी टफ बनाएगा, अगर ये फिगर याद रहेगा तो आप लोग आराम से बता सकते हो। मान ली किसी ने कह दिया यदि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी यही होगा कि जो चाइल्ड वाला होगा वो ओ ही हो सकता है। यदि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ए बी है तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, ए या बी चाइल्ड में हो सकता है। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप खास करके ये देख लीजिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा, जस्ट रेसिप्रोकल। अगर देखिए ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन भी ए बी बनेगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन नहीं बनेगा, एंटीबॉडी ए बी बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 37। क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख पौधे आते हैं? क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख पौधे आते हैं? तो देख लीजिए, पौधों का नाम पढ़ लीजिएगा आप लोग। आंसर फिलहाल इसका बी है, मूली है, सलजम है, सरसों है। ये क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं, मूली, सलजम और सरसों। क्रूसीफेरी या बैक्सीकेसी जो है वर्तित स्थिति बैंथम और हुकर पद्धति के अनुसार प्रभाग क्या है, एंजियोस्पर्मी। उपप्रभाग क्या है, डाइकोटिलिडोन। ये देख लीजिए, सारा दिया हुआ है डिटेल यहाँ पर, पढ़ सरल ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बेसिकली क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, मूली, सलजम, सरसों आते हैं आपके। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? बचपन में अम्ल और क्षार आप लोगों ने पढ़ा होगा। 6.5, 2.4, 7.4, 8.4, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मानव लार का पीएच जो बेसिकली होता है वो आपका 6.5 होता है। अभी मैं फिगर के माध्यम से बताऊंगा कैसे क्या है। तो मानव लार का पीएच जो होता है 6.5 होता है। पीएच क्या होता है? किसी भी विलयन की पीएच वैल्यू एक संख्या है जो उस विलयन की सांद्रता माने कंसंट्रेशन बताती है। इसी मान के आधार पर उस पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता, ठीक है, प्रदर्शित होती है। विलयन में एच आयनों की सांद्रता का नेगेटिव लॉगरिथम जो है ही पीएच मान कहलाता है। किसी भी विलयन या घोल पदार्थ का पीएच मान ज्ञात करने का सूत्र जो है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लीटर की ज्ञात की जाती है। यदि पीएच माइनस log 10 एच प्लस होता है, माइनस में होता है, तो ये फिगर देखिए पहले आप लोग। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल होता है, 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। देखिए यहाँ पे जस्ट ऊपर देखिए, यहाँ पर 14 तक गया है, बेस होता है। 7 से ऊपर होगा तो बेस होगा और 7 से नीचे होगा तो एसिड क्या होगा, एसिड होगा। अम्ल और क्षार, एसिड मतलब अम्ल होता है, बेस मतलब क्षार होता है। अगर 7 का मतलब तो चलिए न्यूट्रल है, 7 क्या है, न्यूट्रल है। देखिए ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड जो है 7.4 है। तो अगर 7 से ऊपर है तो क्या होगा, क्षार होगा। 7 से नीचे होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। और मानव लार का पीएच मान पूछा था तो 6.5 होगा। 6.5 मतलब क्या हो गया आपका, एसिड है, अम्ल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बस यही क्वेश्चन भी पूछा गया था आप लोगों से 38 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं 39। आधुनिक आवर्त श्रेणी में उसके वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, आधुनिक आवर्त श्रेणी में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। यही क्वेश्चन उठा के आप लोगों से पूछ दिया गया था कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, वो घटती है। विद्युत ऋणात्मकता देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण होता है जो दर्शाता है कि परमाणु किसी सहसंयोजी आवरण में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। ठीक है, तो याद रखिए ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में क्या होता है, घटता है। देखिए क्लोरीन है, यहाँ पर देखिए बेरियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये देख लीजिए एक बंध बना है, बॉन्डिंग किया गया है, सिग्मा बॉन्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन, एसपी संकरण का प्रकार क्या होता है? तो देख लीजिए ये सब दिया हुआ है, त्रिकोणीय होता है, पिरामिड होता है, अष्टफलकी होता है या रेखी होता है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
sp जो संकरण बेसिकली होता है वो क्या होता है, देखिए लीनियर ही तो है, रेखीय है, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, ये फार्मूला हमेशा याद रहेगा, काम देगा, लीनियर है, रेखीय है। तो sp संकरण के प्रकार होता है, क्या होता है, रेखीय होता है। देखिए यहाँ पर लीनियर ही है ना, क्लोरीन है, बेरियम है या क्लोरीन है। देखिए परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा व विभिन्न आकृति के कक्षकों के आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा को पुनः वितरण कर समान ऊर्जा व समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, sp संकरण, sp हाइब्रिड कहलाता है बेसिकली। ये देखिए रेखीय होता है, क्लोरीन है, बेरियम, क्लोरीन, देखिए दिख रहा है ना आपका 180 का डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ये क्या है, रेखीय है, एक लाइन पे ही है, रेखीय है, लीनियर है। यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछे गए थे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 20 क्वेश्चन का यह सेट था। जितना भी बताया गया है, चाहे वो उसका एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो मेढक का वैज्ञानिक नाम हो, जितना भी आप क्वेश्चन पूछा गया है या मेंडलीव का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आराम से पढ़िएगा। P = 1/f वाला भी जो फार्मूला था बड़ा इंपॉर्टेंट था। पारा के बारे में, पारा कहाँ पर किस शहर का नाम है, क्या हुआ था ऐसी ट्रेजेडी, तो ये जितना भी बताया गया सब पढ़िएगा। आधुनिक आवर्त श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, sp संकरण क्या रेखीय होता है कि क्या होता है, अम्ल और क्षार क्या क्या होता है, ये भी मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो जितना भी बेस और एसिड जो बताया मैंने, 7 न्यूट्रल है, 7 के ऊपर 7 के नीचे जो बताया मैंने। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं और कल जो है मतलब फिर आप लोगों से मुलाकात होगी साइंस के 20 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और जो भी इसके पहले का वीडियो, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जितना इंपॉर्टेंट होता है उस इंपॉर्टेंट को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर आप लोगों से मिलता हूँ कल। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।